नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। वे राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर को भारत के जैव आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राज्य के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। राज्य में राहत और बचाव कार्य जारी। केरल में आज 11 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। राज्य में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या 39 हुई। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने घुसपैठ रोधी कार्रवाई का जायजा लेने के लिए जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों का दौरा किया। भारत आज अफगानिस्तान के बारे में मॉस्को मंच की बैठक में भाग लेगा। CISCE बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित। और क्रिकेट में 2020 विश्व कप में आज दुबई में भारत अपने दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, तमिलनाडु में पंचलान कुरुची किला किस महान योद्धा के स्मारक के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वीरापांडिया कोट्टा बोम्मन। पंचलान कुरुची किले का निर्माण प्रसिद्ध योद्धा वीरापांडिया कोट्टा बोम्मन और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके वीरतापूर्ण संघर्ष के स्मारक के रूप में किया गया था। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में अपने श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं KIIT विश्वविद्यालय भुवनेश्वर ओडिशा की वाणीश्री सदाशिवम। मेरा नाम वाणीश्री सदाशिवम। मैं भुवनेश्वर ओडिशा की निवासी हूँ। ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों रमादेवी चौधरी, वीर सुरेंद्र साय, बक्सी जगबंधु, लक्ष्मण नायक जैसे अनगिनत सेनानियों ने स्वाधीनता के साथ देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। आज आकाशवाणी की अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनने में बहुत खुश हूँ। ये महोत्सव है आजादी के इतिहास का नए संकल्पों के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर। जय हिंद। श्रोताओं के लिए अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 25 अक्टूबर को प्रसारित किया जाएगा। आइए आकाशवाणी के अमृत महोत्सव क्विज के साथ आजादी के 75वें स्वाधीनता उत्सव में शामिल हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी कुशीनगर में विभिन्न निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे अपने विशेष विमान से कुशीनगर पहुंचेंगे। यहां सबसे पहले वो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 11:15 बजे प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण मंदिर जाएंगे, जहां दिन का दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहां प्रधानमंत्री करीब 1 घंटा बिताएंगे। इस दौरान वे भगवान बुद्ध की मूर्ति पर अर्चन और चीवर चढ़ाएंगे। श्री मोदी यहां बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाएंगे। प्रधानमंत्री यहां अभिधम्म दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों से आए हुए बौद्ध भिक्षु भी शामिल रहेंगे। दिन का तीसरा और अंतिम कार्यक्रम महापरिनिर्वाण मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दोपहर 1:10 पर निर्धारित है। यहां प्रधानमंत्री राजकीय मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे और कई अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में अधिक संख्या में हवाई अड्डे संचालित करते हुए आम आदमी को विमान यात्रा की सुविधा प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में राज्य में अनेक चिकित्सा कॉलेज खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कुशीनगर में चिकित्सा कॉलेज की आधारशिला रखा जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार की 3 दिन की यात्रा पर आज पटना पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में भाग लेने के पहले विधानमंडल परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वे परिसर में ही बौद्ध गया स्थित पवित्र बोधि वृक्ष का शिशु पौधा भी लगाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि ऐतिहासिक विधानसभा कई अहम फैसलों का गवाह रहा है। 100 वर्ष के सफरनामा में विधायिकी कार्य के साथ साथ हमारे सामाजिक राजनीतिक कई परिवर्तन हुए हैं। बिहार का संदेश देश और दुनिया में हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों के द्वारा गया है, उसको स्मृत करने, नई पीढ़ी को बताने के लिए और बिहार के गौरवशाली इतिहास से देश दुनिया को परिचित कराने के लिए ये शताब्दी वर्ष बहुत ही ऐतिहासिक रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। शुक्रवार को दिल्ली लौटने से पहले राष्ट्रपति कोविंद का पटना साहिब में तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी, बुद्ध स्मृति पार्क में विपश्यना केंद्र और पटना में खादी मॉल जाने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तेल और गैस क्षेत्र के विश्व के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित रहेंगे। यह ऐसी छठी वार्षिक बातचीत है जिसकी 2016 में शुरुआत हुई थी। बातचीत में तेल और गैस क्षेत्र के वैश्विक नेता शामिल होते हैं और इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों और भारत के साथ सहयोग और निवेश के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विचार विमर्श करते हैं। आज के बातचीत का मुख्य विषय स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है। बातचीत में भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज और उत्पादन को प्रोत्साहन देने, ऊर्जा स्वतंत्रता, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, स्वच्छ माध्यमों से उत्सर्जन घटाना, हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देना और अपशिष्ट से धन सृजन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 99 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 70 करोड़ से अधिक लोगों ने पहला टीका और लगभग 29 करोड़ लोगों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 37 लाख से अधिक टीके देश में लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.14% हो गई है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान के लिए भारत सरकार की सराहना की है। डॉक्टर मांडविया ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख अधानोम घेब्रेयेसस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कल ट्विटर पर कहा कि इस दौरान महामारी प्रबंधन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुधारों सहित स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ। सरकार देश में कोविड रोधी टीकाकरण में तेजी लाने और इसके विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के जैव आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र विशाल जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है और विश्व के 34 जैव विविधता केंद्रों में से एक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन अमूल्य आनुवंशिक संसाधनों का जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस क्षेत्र के आर्थिक वृद्धि में उपयोग करने की आवश्यकता है। वे इम्फाल में जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान का दौरा करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के लगातार और बार बार ध्यान दिए जाने के कारण भारत 2025 तक वैश्विक जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में पहचाना जाएगा और विश्व के प्रमुख 5 देशों में इसकी गिनती होगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था मौजूदा $70 अरब से बढ़कर वर्ष 2025 तक $150 अरब के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और ये 2024-25 तक भारत की $50 खरब की अर्थव्यवस्था की कल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान करेगी। उत्तराखंड में वर्षा से संबंधित घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है, जबकि 9 लोग अब भी लापता हैं। राज्य में कुमायूं क्षेत्र पर बारिश का सबसे बुरा असर पड़ा है। नैनीताल में सबसे अधिक 27 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतक के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आज बाढ़ प्रभावित नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और ऊधम सिंह नगर के बारिश प्रभावित जिलों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कल गढ़वाल और कुमायूं के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाने का निर्देश दिया। राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए 15 दल तैनात किए हैं। भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टरों को भी राहत कार्यों में लगाया गया है। इस बीच गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए फिर खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने केरल में शनिवार तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। राज्य में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या 39 हो गई है। कोल्लम, अलपुझा और कासरगोड को छोड़कर 11 जिलों में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल के लिए 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चट्टाने खिसकने की घटनाओं की आशंका वाले क्षेत्रों और नदी किनारे के इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने देश के विभिन्न भागों में वर्षा के पूर्वानुमान के बारे में बताया है। केरल में 20 तारीख और 21 तारीख को आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल होने का पूर्वानुमान है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में जो बारिश हो रहा था उसमें काफी हद तक रिड्यूस हो गया है और कोई हेवी रेनफॉल का पूर्वानुमान नहीं है। मगर बिहार, सदर्न एंड वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आज और कल हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। वे राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर को भारत के जैव आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राज्य के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। राज्य में राहत और बचाव कार्य जारी। केरल में आज 11 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। राज्य में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या 39 हुई।
सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने घुसपैठ रोधी कार्रवाई का जायजा लेने के लिए जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों का दौरा किया। भारत आज अफगानिस्तान के बारे में मॉस्को मंच की बैठक में भाग लेगा। CISCE बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित। और क्रिकेट में 2020 विश्व कप में आज दुबई में भारत अपने दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने घुसपैठ रोधी कार्रवाई का जायजा लेने के लिए कल जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा से लगी अग्रिम चौकियों का दौरा किया। इस दौरान सेना प्रमुख को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति और घुसपैठ रोधी अभियानों के बारे में जानकारी दी गई। जनरल नरवणे ने व्हाइट नाइट कोर के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। थल सेनाध्यक्ष ऐसे समय में दौरा कर रहे हैं जब कश्मीर घाटी में गैर स्थानीय लोगों सहित नागरिकों की हत्याएं हुई हैं। इस महीने घाटी में आतंकवादियों ने 11 नागरिकों की हत्या कर दी है। भारत आज अफगानिस्तान के बारे में मॉस्को मंच बैठक में हिस्सा लेगा। बैठक की मेजबानी रूस कर रहा है। अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद मॉस्को मंच की ये पहली बैठक है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत को अफगानिस्तान के बारे में रूस के नेतृत्व में बैठक में हिस्सा लेने का निमंत्रण मिला है और वो इसमें भाग लेगा। रूसी विदेश मंत्रालय ने कल एक बयान में कहा कि मॉस्को मंच की बैठक में 10 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। मॉस्को मंच का शुभारंभ वर्ष 2017 में 6 देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच सलाह मशविरे के लिए किया गया था। इसमें रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि अगले महीने से राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू हो जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत ऐसे गांवों में वाहनों के जरिए राशन पहुंचाया जाएगा जहां उचित दर की दुकानें नहीं हैं। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना का उद्देश्य दिव्यांग, वृद्ध और शारीरिक रूप से असहाय व्यक्तियों को दूसरे गांव की राशन दुकान तक जाकर वहां से खाद्य सामग्री लेने में होने वाली कठिनाई से बचाना है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। ये किसान भाइयों, बढ़ते हुए कोयले के रेट, पैदा हुई अन्य समस्याओं के बावजूद भी हमने तय किया कि बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होना चाहिए। मेरी इतनी प्रार्थना जरूर है कि संकट के दौर में अनावश्यक बिजली न जले। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सरकार गृह ज्योति योजना में 4,981 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। वहीं कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए 15,722 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद CISCE बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। CISCE के बयान में कहा गया है कि ये फैसला ऐसे कारणों से किया गया है जिन पर परिषद का नियंत्रण नहीं है। परीक्षा की नई तिथि के बारे में सभी संबंधित पक्षों को उचित समय पर सूचना दी जाएगी। 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत अपने दूसरे अभ्यास मैच में आज दुबई में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। भारत का पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ होगा। आकाशवाणी विश्व कप का आंखों देखा हाल प्रसारित करेगा। कल क्वालिफाइंग मैच में स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 17 रन से पराजित किया। बांग्लादेश ने ओमान को 26 रन से हराया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 पर इसे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 20 अक्टूबर 1914 को भूपेश गुप्ता का जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रांत के तत्कालीन मयमनसिंह जिले के इटना में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अध्ययन किया। वो जब स्कूल में पढ़ते थे तभी बंगाल के क्रांतिकारियों में शामिल हो गए थे। उन्हें 4 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था। बाद में भूपेश लंदन चले गए और भारतीय कम्युनिस्टों के गुप्त दल में शामिल हो गए। उन्होंने ब्रिटिश जनता के बीच इंडिया लीग के प्रचार के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए उन पर दबाव डाला। भूपेश गुप्ता वर्षों जेल में बिताने के कारण खराब स्वास्थ्य के बावजूद ब्रिटिश पुलिस से बचकर अकेले सक्रियता से जुटे रहे। उनका दायरा केवल कम्युनिस्टों तक ही सीमित नहीं था। कई युवा, बूढ़े और अन्य लोग उनकी ओर खिंचे चले आते थे। ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके मित्रों में फिरोज गांधी और इंदिरा नेहरू भी थीं और उनके साथ उनकी दोस्ती कई उतार चढ़ाव के बावजूद बनी रही। वे तीनों युद्ध काल के दौरान एक ही नाव से घर लौटे। वापस आकर भूपेश गुप्ता ने कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ समय के लिए पीसी जोशी के अधीन काम किया। 1941 में वे खुलकर सामने आए और बंगाल में सक्रिय हो गए। वे ज्योति बसु के साथ फ्रेंड्स ऑफ द सोवियत यूनियन की स्थापना करने वाले लोगों में से शामिल थे। ब्रिटेन में बिताए गए दिनों से ही दोनों एक दूसरे के करीब थे। उनके बीच ये घनिष्ठ मित्रता 1964 में कम्युनिस्ट आंदोलन विभाजित होने तक निर्बाध रूप से जारी रही। इसके बाद भूपेश ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहने का विकल्प चुना, जबकि ज्योति बसु मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में शामिल हो गए। आजादी के समय तक भूपेश गुप्ता बंगाल में एक युवा लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उभर चुके थे। उनका इरादा नई ऊंचाइयों को छूने का था। भूपेश 3 अप्रैल 1952 से अपनी मृत्यु तक 5 बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सदस्य रहे। वे एक कुशल सांसद थे। भूपेश गुप्ता अन्याय या असमानता के खिलाफ खड़े होने और राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने अदम्य साहस के लिए जाने जाते थे। राज्यसभा में निर्भीकता से अपना तर्क रखने के भूपेश के कम से कम 100 प्रसंगों का वर्णन किया जा सकता है। 6 अगस्त 1981 को मॉस्को में उनका निधन हो गया। वीएस अच्युतानंदन का जन्म 20 अक्टूबर 1923 को पुन्नाप्रा अल्पुझा त्रावणकोर में शंकरन और अक्कम्मा के घर हुआ था। क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही माता पिता दोनों को खो दिया था, इसलिए उन्हें 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन में भाग लिया। बाद में वीएस अच्युतानंदन ने कुट्टनाडु में कृषि श्रमिकों को संगठित किया और शासकों के खिलाफ आंदोलन किया। 16 साल की उम्र में वो कॉयर फैक्ट्री श्रमिकों के एक समर्पित व्यवस्थापक बन गए। वो अपनी सादगी, समर्पण और गहन अध्ययन के लिए जाने जाते थे। त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर की नीतियों के खिलाफ पुन्नापरा वायलार विद्रोह में वीएस अच्युतानंदन सबसे आगे थे। त्रावणकोर के दीवान त्रावणकोर में अमेरिकी मॉडल की सरकार स्थापित करना चाहते थे। वीएस अच्युतानंदन को 28 अक्टूबर 1946 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान 5.5 साल जेलों में बिताए और 4 साल भूमिगत रहे। वीएस अच्युतानंदन संसदीय राजनीति में भी सक्रिय रहे। वे 7 बार केरल विधानसभा के सदस्य चुने गए। 2006 में 82 साल की उम्र में वो केरल के 11वें मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। और अब आज
के मौसम पर एक नजर। राजधानी दिल्ली और मुंबई में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। चारों महानगरों का तापमान 19 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। उत्तर भारत में श्रीनगर और लेह तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र इंफॉल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, अगरतला और गुवाहाटी में बादल छाए रहने और एक दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी सिद्धार्थ, उत्तराखंड में भारी बारिश से हुई तबाही की खबर लगभग सभी अखबारों की सुर्खी है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, उत्तराखंड में भारी वर्षा, 40 मरे। दैनिक जागरण लिखता है, उत्तराखंड में आफत की बारिश, 36 वर्षों का टूटा रिकॉर्ड। माल रोड और बोट हाउस क्लब तक पहली बार पहुंचा पानी। बकौल जनसत्ता, उत्तराखंड में लौटता मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के टकराव से हुई तबाही। राजस्थान पत्रिका के अनुसार आज सुबह से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। धूप खिलने से पहाड़ों पर भूस्खलन हो सकता है। कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह द्वारा नागरिकों की हत्या के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपने की खबर हिंदुस्तान में है। कोरोना महामारी से जंग में देश में टीकाकरण के 100 करोड़ के आंकड़े के निकट पहुंचने की खबर को जनसत्ता ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, देश भर में 1 अरब की दहलीज पर टीकाकरण। पत्र लिखता है, इस अवसर पर सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्रों पर जाएंगे और वहां के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करेंगे। माईगॉव वेबसाइट पर इस उपलब्धि से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी चलाई जाएगी। आईआईटी दिल्ली के ऊर्जा विज्ञान और अभियांत्रिक विभाग द्वारा ऊर्जा अभियांत्रिकी में बीटेक पर पाठ्यक्रम की शुरुआत करने की खबर दैनिक ट्रिब्यून में है। पत्र लिखता है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एडवांस्ड 2021 में उत्तीर्ण हो चुके विद्यार्थी इसमें प्रवेश ले सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में 40 सीटें होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। वे राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर को भारत के जैव आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राज्य के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। राज्य में राहत और बचाव कार्य जारी। केरल में आज 11 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। राज्य में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या 39 हुई। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने घुसपैठ रोधी कार्रवाई का जायजा लेने के लिए जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों का दौरा किया। भारत आज अफगानिस्तान के बारे में मॉस्को मंच की बैठक में भाग लेगा। CISCE बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित। और क्रिकेट में 2020 विश्व कप में आज दुबई में भारत अपने दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।